हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने जो है अभिलेखों का अध्ययन किया। आज हम कोशिश करेंगे जो इसके शेष पार्ट हैं उनको फिनिश कर दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्राएं, जो है मुद्रा या सिक्का कि ये इतिहास जानने के स्रोत में, इतिहास पुनर्निर्माण में कैसे सहायक होती हैं। तो मुद्राएं अथवा सिक्के, मुद्राएं अथवा सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स देखिए, सिक्का शास्त्र का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। जैसे अभिलेखों द्वारा हमें इतिहास जानने में काफ़ी सहायता हुई, उसी प्रकार जो है राजाओं के द्वारा ढाले गए सिक्कों से भी हमको जो है इतिहास जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे जो है हमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमको नियमित सिक्के मिलते हैं, जिनको आहत सिक्के कहा जाता है, और ये चांदी और तांबे के हैं, और अधिकांशतः ये चांदी के हैं, जिन पे विभिन्न आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, जिसमें सूर्य का अंकन अनिवार्य है। साहित्य में इन्हीं को काशार्पण, धरण, शतमान, पुराण आदि कहा गया है। तो प्राचीनतम सिक्के जो नियमित सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के, और साहित्य में इनको काशार्पण, धरण, पुराण, शतमान आदि कहा गया है, और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। इनमें सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से हुआ है। सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से हुआ है। 206 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी के बीच के इतिहास को जानने में सिक्के हमारी बहुत सहायता करते हैं। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच के इतिहास को जानने में सिक्के हमारी बहुत सहायता करते हैं। और सिक्कों पर लेख लिखवाने का सबसे पहले कार्य हिंद देवन शासकों ने किया, और इन्हीं के लेखों पे तिथियाँ भी उत्कीर्ण मिलती हैं, जिनसे काल निर्धारण में सहायता मिलती है। तो आप लोग नोट करते चलिए मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं हिंद यूनानी सिक्के, या जो हिंद यूनानी या यूनानी राजाओं के द्वारा जो सिक्के ढाले गए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो है यूनानी शासक मेनांडर ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। हिंद यूनानी शासकों के सिक्कों पर द्विभाषी लेख भी मिलते हैं। इन्हीं के सिक्कों पर लेख लिखने का जो है कार्य सबसे पहले हुआ। इन्हीं के सिक्कों पर सबसे पहले राजा की आकृति जो है मिलती है। तिथियों का तिथियाँ जो उत्कीर्ण की गई हैं इन्हीं के सिक्कों पर मिलती है, जिससे हमको इतिहास के काल निर्धारण में सहायता मिलता है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलाया। उसके बाद सिक्कों पर राजा की आकृति का अंकन सबसे पहले इन्होंने ही किया। द्विभाषी मतलब लेख लिखवाया, सबसे पहले इन्होंने लेख लिखवाया। द्विभाषी
लेख इन्हीं के सिक्कों पे सबसे पहले मिलते हैं। तिथियों का अंकन इन्हीं के सिक्कों पे सबसे पहले मिलता है। अगाथोक्लीज और पेंटोलियन ने निकिल के भी सिक्के चलवाए थे। अगाथोक्लीज और पेंटोलियन ने निकिल के सिक्के चलाए। निकिल के सिक्के चलाए, नोट करिए आप लोग। अच्छा, कुषाण शासकों की हम बात करें तो कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और बिम्बकटविशस पहला कुषाण शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए और कुषाण राजाओं में सबसे पहले सोने का सिक्का बिम्बकटविशस का मिलता है। बिम्बकटविशस का मिलता है। और कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के जारी किए। और अगर सातवाहनों के सिक्कों के बाद में सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। और ईरान के संपर्क के फलस्वरूप भारत में चांदी के सिगलोई सिक्के जो है प्रचलन में आए। तो ईरान के संपर्क के फलस्वरूप भारत में सिगलोई नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। नोट करिए। रोमन सम्राट ऑगस्टस और टाइबेरियस के सिक्के जो है दक्षिण भारत से मिलते हैं। रोमन सम्राट ऑगस्टस और टाइबेरियस के सिक्के दक्षिण भारत से मिलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क और होविस्क के सिक्कों पर, इन दोनों के अलग अलग सिक्कों पर बुद्ध और शिव का अंकन है। तो कुषाण शासक कनिष्क और होविस्क के सिक्कों पर, मतलब इन दोनों के अलग अलग सिक्कों पर बुद्ध और शिव का अंकन मिलता है। अच्छा, अगर हम गुप्त मुद्राओं की बात करें तो गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। और गुप्त शासकों में सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए, जिसको राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के और सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त
प्रथम ने चलवाए जो है। तो देख लेते हैं, नोट करिए आप लोग। तो गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। गुप्त शासकों में सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए। इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। सर्वाधिक, और गुप्तों ने ही सर्वाधिक संख्या में जो है सोने के सिक्के चलवाए। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने ही चलवाए। जैसे सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानी शासक मिनांडर ने चलवाया। उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलवाया। उसके बाद और सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए। और कुमारगुप्त प्रथम जो है, कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक प्रकार और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और यज्ञ वेदी का अंकन जो है स्कंदगुप्त के सिक्कों पे मिलता है। यज्ञ वेदी का अंकन स्कंदगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। और गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आप मेन पॉइंट नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए, अब हम देखते हैं कि सिक्के जो है इतिहास निर्माण में या इतिहास में हमारी सहायता कैसे करते हैं। जैसे गणराज्यों के बारे में जानकारी सिक्कों से ही मिलती है। जैसे मालव योद्धेय और पांचाल के मित्रवंशी शासकों के बारे में जो है इन्हीं सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। तो योद्धेय, मालव और पांचाल के मित्रवंशी शासकों के बारे में जानकारी हमें सिक्कों से ही मिलती है। तो जो इन गणराज्य हैं इनके बारे में जानकारी हमें सिक्कों की सहायता से मिलती है। जैसे औदुंबर और पांचाल के सिक्कों पर मंदिर की आकृति है। सिक्के राजा के धर्म और उनकी रुचि के बारे में ही बताते हैं। जैसे कनिष्क के सिक्कों से जानकारी मिलती है कि वो
बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है ये पता चलता है कि वो संगीत का कुशल जो है नरेश था, मतलब संगीत में उसकी रुचि थी वीणा वादनी प्रकार के सिक्कों से। तो कनिष्क के सिक्कों से उसके धर्म की रुचि मिलती है, जैसे उसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने के बारे में जानकारी मिलती है, उसके वीणा वादनी प्रकार के सिक्कों से, वीणा वादनी प्रकार के सिक्कों से। और जो है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो हो गया है नोट, तो हम लोग मिटाते हैं इसको। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि उसने पश्चिम भारत में शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं से, कि व्याघ्र शैली की मुद्राओं से, व्याघ्र शैली की मुद्राओं से पता चलता है कि इसने पश्चिम भारत में शकों को हराया था। इसकी ये मुद्रा, व्याघ्र शैली जो मुद्रा है, ये चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी। अच्छा, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का भी अंकन हुआ है, लक्ष्मी का भी अंकन हुआ है। अब हम बात करते हैं शक पहलू शासकों की मुद्राओं से उनके शासन के विषय में जानकारी मिलती है। तो हो गया नोट, तो हम लिखते हैं शक पहलों की मुद्राओं से, शक पहलों की मुद्राओं से हमें उनकी शासन प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। इनके सिक्कों से जानकारी मिलती है कि शक राजा जो है, या पहलो राजा अपने गवर्नरों के साथ जो है शासन करते थे, गवर्नरों के साथ शासन करते थे। नोट डाउन करिए। हो गया। अच्छा, अगर हम लक्ष्मी की बात करें कि किनके सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन हुआ है, तो मोहम्मद बिन शाम के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन हुआ है, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन हुआ है, और कलचुरी शासक गांगेय के सिक्कों पर भी पालथी मारकर चतुर्भुज लक्ष्मी का अंकन हुआ है, और सूरसेन शासकों के सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन हुआ है। तो मोहम्मद बिन शाम, जिसको आप मोहम्मद गोरी कहते हैं, इनके सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन,
कलचुरी शासक गांगेय के सिक्कों पर पालथी मार कर बैठी हुई चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन, चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन। अच्छा, ये सिक्का जो है गांगेय देव का, यह सिक्का इतना जो है फेमस हुआ कि बाद में इसके बाद के कई शासकों ने भी अपनाया। और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर भी हमने चर्चा कर लिया, इसको के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन। सूरसेन शासकों के सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन हुआ है, सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन हुआ है। नोट करिए आप लोग। नोट हो गया हो तो देखिए, कभी कभी हमें जो है सिक्कों से यह जानकारी मिलती है कि जैसे किसी शासक के सिक्कों को किसी दूसरे शासक ने पुनर्अंकित करवा लिया, तो उससे यह जानकारी मिलती है वो उससे पराजित किया था, अधीन किया था। जैसे नासिक के जोगलथम्बी गांव से 13,250 जो है मुद्राएं नहपान की मिली हैं। इसमें से 2/3 मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्अंकित करवाया था। तो इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। तो देख लेते हैं। नासिक के जोगलथम्बी गांव से 13,250 मुद्राएं जो है ये क्षत्रप शासक नहपान की मिली हैं, जिसमें से 2/3 मुद्राओं को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित करवाया था। अच्छा, कभी कभी जो है सिक्कों की बहुलता से यह पता चलता है कि जो है व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नति में था। जैसे मरणोत्तर काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए, और वहीं पूर्व मध्य काल में जो है सिक्कों की कमी देखने को मिलती है, तो व्यापार वाणिज्य अपने अवनति की अवस्था में आ गया था। तो सिक्कों की बहुलता से जो है व्यापार वाणिज्य के समृद्धि का पता चलता है, और जहाँ इनकी कमी हुई व्यापार वाणिज्य के, जब पूर्व मध्यकाल में व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तो सिक्कों की। अच्छा, अब हम सिक्कों की जो है कि क्या इनकी सीमा क्या, अगर हम इनको इतिहास जानने के स्रोत के रूप में सिद्ध करते हैं, तो देखो सिक्कों से शासकों की सीमा का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने में हमको बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कभी कभी सिक्के जो है व्यापारियों या यात्रियों के द्वारा भी इधर उधर चली जाती हैं, तो ये हमें नहीं मान लेना चाहिए कि ये जो संबंधित सिक्का मिला है उस शासक का क्षेत्राधिकार वहाँ तक हो रहा हो। जैसे बंगाल से कुषाणों की मुद्राएं मिली हैं, लेकिन बंगाल में कुषाणों का साम्राज्य विस्तार नहीं था, तो बंगाल से कुषाणों की मुद्राएं मिली हैं, लेकिन बंगाल में कुषाणों का साम्राज्य विस्तार नहीं था। इसीलिए इनका इस्तेमाल करने से पहले हमें इनकी सीमा जान लेनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नोट करिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं स्मारक या स्थापत्य के बारे में।
हम जानते हैं कि स्मारक या स्थापत्य जो है इतिहास पुनर्निर्माण में हमारी कैसी सहायता करते हैं। स्मारक या स्थापत्य। थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसके अंतर्गत हम प्राचीन इमारतें, मंदिर एवं मूर्तियों को रखते हैं, जिनसे हमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। इससे भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत हम इमारत, मंदिर और मूर्तियों को रखते हैं। तो उन्हें बताया, इनसे भारतीय कला के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है और उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। और मंदिर, विहार और स्तूपों से जनता की आध्यात्मिक एवं धर्मनिष्ठा का भी पता चलता है। मंदिर, स्तूप एवं विहारों से हमें जनता की आध्यात्मिकता एवं धर्मनिष्ठा का पता चलता है। जैसे संत हड़प्पा की खुदाई से हमें 5000 साल पुरानी सभ्यता का ज्ञान हुआ। दोस्तों जान जाइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें 5000 साल पुरानी सभ्यता का ज्ञान हुआ। इसके बाद और देखते हैं, जैसे कुछ स्थल हैं, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ, राजगृह। इन स्थानों से भी हमको जो है अनेक स्मारक या इतिहास से संबंधित चीज़ें मिली हैं। जैसे कौशाम्बी की खुदाई से हमको उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम नामक विहार मिला है। उदयन का राजप्रसाद और घोषिताराम नामक विहार मिला है। अच्छा, अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमको जो है ये जानकारी मिलती है कि भारत में लोहे का पतन लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। तो अतरंजी खेड़ा की खुदाई से पता चलता है कि भारत में लोहे का प्रचलन 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया था। नोट करिए आप लोग। अच्छा, दक्षिण भारत में जो है अरिकामेडो की खुदाई से जो है हमको भी जैसे रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा और मृदभांड मिलते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध था। तो अरिकामेडो की खुदाई से हमको रोमन सिक्के, द्वीप के टुकड़े और मृदभांडों की प्राप्ति से
प्राप्ति से यह जानकारी मिलता है कि ईसा की आरंभिक जो है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम और दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। और देवगढ़ का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफा के चित्र और नालंदा से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति से भी हमें कला और हिंदू सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देवगढ़ का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, अजंता चित्रकला और नालंदा से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति से हमें कला और हिंदू कला मत लिखिए, ताम्र मूर्ति से कला और सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। नोट डाउन कर लीजिए। खजुराहो और उड़ीसा से प्राप्त मंदिरों से भी हमको जो है वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप के रूप में जानकारी प्राप्त होती है। खजुराहो और उड़ीसा से प्राप्त मंदिरों से भी हमें वास्तु और स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ये रही बात उत्तर भारत की। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक ऐसे मिले हैं जिनसे हमें जो है भारत के इतिहास के विविध पक्षों पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। जैसे चोल शासक राजराज के द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ कला के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। जो है राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। अच्छा, ये चोल शासकों ने जो है बहुत विशाल मंदिर बनवाए, जैसे राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। इसीलिए किसी वास्तुकलाविद ने इनके बारे में कहा है कि चोलों ने राक्षसों की तरह बनाया और जौहरियों की तरह सजाया जो है। तो इनके स्थापत्यों को देखकर किसी कलाविद ने खूब ही कहा है कि चोलों ने राक्षसों की तरह बनाया और जौहरियों की तरह
जौहरियों की तरह सजाया। पल्लव शासकों के द्वारा भी अनेक जो है कई मंदिर बनाए गए। पल्लव शासकों के द्वारा भी कई मंदिरों का निर्माण किया गया। दक्षिण भारत के कुछ स्थल जैसे चित्तल दुर्ग, मास्की, हॉलीवुड, इनकी खुदाइयों से भी हमको इतिहास के बारे में सुंदर प्रकाश पड़ता है। जो है पत्तडकल, चित्तल दुर्ग, हॉलीवुड और मास्की आदि दक्षिण भारत के जो स्थल हैं, इनकी खुदाइयों से भी भारत के इतिहास के विविध पक्षों पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। नोट करिए। अच्छा, भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया से भी अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें जो है बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है। जैसे जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर उल्लेखनीय है। तो जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। इसके अतिरिक्त मलाया, बाली, बोर्नियो आदि द्वीपों से भी अनेक स्मारक मिले हैं, जिनसे हमें इतिहास जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। अच्छा, अगर हम ये तो बात हो गई स्मारक के, अगर हम प्रसिद्ध स्मारक की बात करें मध्यकालीन, तो ताजमहल का उदाहरण विशेष रूप से लिया जा सकता है। ताजमहल एक ऐसा स्मारक है कि जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल ये आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी या भाषा में बेगम कह दो, बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये सफ़ेद संगमरमर का है। अच्छा, एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि शाहजहां की योजना एक और ताजमहल बनवाने की थी, दोनों को आमने सामने। जैसे मान लो ये यमुना नदी बह रही है, तो इधर ये सफ़ेद संगमरमर वाला ताजमहल होगा जिसमें मुमताज़ की कब्र है। इधर इसकी जो है योजना थी शाहजहां की काले संगमरमर की बनवाने की जो है, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई। नहीं तो मान लो अगर ये बन जाता, इधर शाहजहां, बीच में यमुना नदी, ये सफ़ेद संगमरमर, ये काला संगमरमर, तो मुमताज़ को जब भी याद आती क्या कहती, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल भी करार है। तो ये था स्मारक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं जो है मृद्भांडों पर।
मृदभांड। मृदभांड का सीधा सा मतलब मिट्टी भांड मतलब बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। ये पहले मिट्टी से बनाया जाता था, फिर इसको आग में पका लिया जाता था। तो मृदभांड को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। और जो है किसी संस्कृति के काल विशेष के निर्धारण में मृदभांडों की सहायता ली जाती है, बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। और तक्षशिला की खुदाई से मृदभांडों के पुरातात्विक महत्व के बारे में ज्ञात हुआ। और भारत में सबसे पहले हस्त निर्मित मृदभांड जो हैं मध्यपाषाण काल से मिले, और चाक पर निर्मित मृदभांड जो है नवपाषाण काल में। और सिंधु सभ्यता के मृदभांड लाल और गुलाबी कलर के हैं, जिन पे काले रंग का अलंकरण किया हुआ है। तो देख लेते हैं, इनको पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। किसी संस्कृति के समय का निर्धारण इनसे किया जाता है। जो है मध्यपाषाण काल में हस्त निर्मित मृदभांड मिलते हैं। नवपाषाण काल में चाक की सहायता से बनाया गया, यानी चाक पर निर्मित मृदभांड। और सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड हैं, सिंधु सभ्यता के मृदभांड हैं लाल और गुलाबी कलर के हैं, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। काले रंग का अलंकरण है, काले रंग की चित्रकारी या अलंकरण किया गया है। नोट करिए आप लोग। अब हम बात करते हैं कुछ मृदभांड जो मिले हैं उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 काला और लाल मृदभांड। ये काला और लाल मृदभांड जो है दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों से प्राप्त हुए हैं। तो नंबर 1 बात करें काला और लाल मृदभांड। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों से मिले हैं। दूसरा अगर बात करें तो गैरिक मृदभांड या गेरुए रंग का जो है, या इसी को ओसीपी भी कहते हैं। जो है ओसीपी बीबी लाल ने हस्तिनापुर में इनका नामकरण किया। अच्छा, इन्हीं मृदभांडों के स्तर से जो है कृषि का भी साक्ष्य मिला है। तो उसी आधार पे जे नारायण पांडे ने, यानी कि JN पांडे ने ऊपरी गंगा घाटी में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना है। तीसरी बात करें तो जो है PGW पेंटेड ग्रे बेर या हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित
धूसर मृदभांड। इन मृदभांडों को जो है आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है, आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NBP BPW यानी कि उत्तरी काली चमकीली, उत्तरी काली जो है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड नोट कर लीजिए, तब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम मिटाते हैं अब। तो NBPW की बात करें तो फिर NBPW यानी कि उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड, तो ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है ये मृदभांड। ये बुद्धयुगीन और मौर्यकालीन विशिष्ट मृदभांड हैं, विशिष्ट मृदभांड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरेटाइन मृदभांड की। पांचवा हम बात करते हैं E नंबर अरेटाइन मृदभांड। ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। इन मृदभांडों से यह जानकारी मिलती है कि भारत एवं रोम के बीच संगम युग में व्यापार बहुत घनिष्ठ होता था। मतलब संगम रोम और दक्षिण भारत के बीच संगम युग में व्यापार होता था या व्यापार की जानकारी मिलती है। और पांडिचेरी के जिंजी नदी तट पर अरिकामेडो की खुदाई से पांडिचेरी के जिंजी नदी के तट पर अरिकामेडो की खुदाई से हमें तीन प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन है ये। नोट कर लिए हूँ तो हम मिटाते हैं। तीन प्रकार के नंबर 1 एरेटाइन, नंबर 2 एम्फोरे, नंबर 3 चक्रांकित, नंबर 3 चक्रांकित या रोलेटेड मृदभांड, चक्रांकित या रोलेटेड मृदभांड। नोट करिए। फिर आगे हम बात करते हैं मोहरों से हमें इतिहास जानने में कैसे सहायता मिलती है। बात करेंगे कि मोहरों से भी हमको कैसे इतिहास जानने में मदद मिलती है। तो मुहरे या मुहर सिंधु सभ्यता से जो है 500 से ज़्यादा मुहरें मिलती हैं।
इन मोहरों की सहायता से हमें सिंधु लिपि के बारे में और विशेषकर सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में सूचना मिलती है। तो मोहरों से सिंधु लिपि और सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी इन्हीं मोहरों की सहायता से मिलती है। नोट करिए। कपिलवस्तु महाविहारे अंकित बौद्ध मोहर जो है पिपरावा से प्राप्त हुई है। कपिलवस्तु महाविहारे अंकित बौद्ध मोहर पिपरावा से प्राप्त हुई है। जो है अस्मक जनपद की उत्कीर्ण मोहर, अस्मक जनपद की उत्कीर्ण मोहर आदम मतलब महाराष्ट्र से मिली है। आदम महाराष्ट्र से मिली है। नोट करिए। ये जो है बौद्ध संघ की मोहर कर लीजिए। यहाँ जो है जो कपिलवस्तु महाविहारे अंकित बौद्ध संघ की मोहर, तब अच्छा लगेगा। बौद्ध संघ की मोहर पिपरावा से प्राप्त हुई है। नोट करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। घोषिताराम अंकित मोहरें कौशाम्बी से मिली हैं। और दिल्ली के पुराना किला से NBPW काल की दो टेराकोटा की मोहरें मिली हैं। जो है दिल्ली के पुराना किला से NBPW काल की दो टेराकोटा की मोहरें जो है मिली हैं। और नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मोहर पर बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। नालंदा से प्राप्त मिट्टी की मोहर पर बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। और अतरंजी खेड़ा से मौर्ययुगीन एक हड्डी की मोहर प्राप्त हुई है। हड्डी की मोहर प्राप्त हुई है। नोट कर लिए। ये था मोहर। अब हम थोड़ा सा और बचा है चित्रकला और मूर्तिकला पर बात करके टॉपिक को फिनिश करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं, बस 4-5 मिनट का टॉपिक और है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा है, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर जो है मूर्तिकला। मूर्तिकला, तो मूर्तिकला के अंतर्गत हम विभिन्न स्थानों से जो मूर्ति निर्माण कला के केंद्र थे उन पे हम चर्चा करेंगे। जैसे गांधार कला शैली, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, सारनाथ कला शैली, कौशाम्बी की कला शैली, कौशाम्बी की कला शैली या कौशाम्बी कला शैली, और अमरावती कला शैली। अमरावती के अंतर्गत जैसे अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, घंटसाल और जगपेट आदि के आसपास जो है आदि के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जो है अमरावती कला शैली में आ जाएगा। तो इन टॉपिक पे हम विस्तृत चर्चा जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब उन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इतना जो है इतिहास ज्ञान शोध में संक्षिप्त इतिहास काफ़ी है। फिर हम आते हैं चित्रकला पर। और सॉरी, नोट कर लिए, थोड़ा टाइम आपको दे देते हैं, लिख देते हैं सारनाथ कला शैली। कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है जल्दी मिटा देते हैं, लिखने का टाइम नहीं देते हैं, तो आज मैंने थोड़ा अपने अंदर मतलब जल्दबाजी में जो जल्दबाजी करते थे सुधार मैंने किया। तो आज आप लोग लिख लेंगे, और ज़्यादा लिखने का नहीं, थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लिया करिए, मोटा मोटा पॉइंट लिख लिया करें। तो अब हम आते हैं मूर्तिकला के बाद चित्रकला। चित्रकला, तो चित्रकला के अंतर्गत हम थोड़ा प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ से हुई है उन पर चर्चा करते हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ से हुई है, जैसे पंचमढ़ी क्षेत्र से, पहले लिख देते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र। अच्छा, मिर्ज़ापुर का नाम सुन करके आप लोगों को मिर्ज़ापुर 3 वेब सीरीज़ का और बेसब्री से इंतज़ार हो जा रहा होगा, तो आएगी, देख लेना। पहले इस पर चर्चा करते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र, बांदा क्षेत्र, बांदा क्षेत्र, पंचमढ़ी क्षेत्र जो है, और रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, और मध्य प्रदेश में रायसेन क्षेत्र, रायसेन क्षेत्र, जहाँ भीमबेटका की गुफा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं। तो नोट करिए। अच्छा, इसी में एक और आप लोग जोड़ सकते हैं, होशंगाबाद क्षेत्र का भी चर्चा कर सकते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र, तो इन पे भी हम लोग जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत उन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन जगहों से जो गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त हुई है, तो उसमें लोगों के द्वारा आखेट का शिकार जो है, जानवरों का शिकार, आखेट मतलब शिकार ही होता है, जानवरों का शिकार। उसके बाद जब उनको खाली टाइम या फुर्सत के टाइम में है तो जो है मनोरंजन करते हुए भी दिखाया गया है। तो इनसे उस समय के लोगों के बारे में, चित्रों से आधार पर उस समय के लोगों के बारे में
पाषाणकालीन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम थोड़ा और नोट हो गया हो तो और बात कर लेते हैं। जो गुप्त काल में जो चित्रकला गुप्तकालीन अगर चित्रकला की बात करें या उसके बाद गुप्तकाल से लेके और उसके बाद वाकाटक काल तक भी आ जाता है। जैसे अजंता चित्रकला और बाघ की चित्रकला। इन गुफाओं में भी जो चित्रकारी की गई है या जो चित्र बनाए गए हैं उनसे भी, जैसे बाघ की गुफा में 9 गुफाएं हैं। इसमें 30 गुफाएं थी लेकिन एक अपूर्ण है तो इसको 29 गुफा ही मान के चलते हैं अजंता चित्रकला में। तो इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनसे भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में या बौद्ध धर्म के अनेक चित्रों का उत्कीर्णन हुआ है उसमें, तो बौद्ध धर्म के बारे में भी जो है हमको जानकारी मिलती है। तो ये थी आज की क्लास। तो आज हमने पुरातत्व को जो है फिनिश कर लिया। अब इसमें हमको एक क्लास और लेनी है जो उसको विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम कोशिश करेंगे जो अल्टरनेट नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फिनिश करके फिर पाषाण काल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।